अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सर इशू पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गांव गांव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बता। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि आज पाकिस्तान नामा में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बात की जाएगी आइंदा बजट कैसा होगा। जाती उम्रा में बड़ी बैठक इस हवाले से लग चुकी है और बात की जाएगी कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम हो गया। इसके अलावा केपी की काबीना में आपको बताएं कि एक बार फिर से रद्दोबदल की बाज गश्त है। तो बात कर लेते हैं जाती उम्रा में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी की, जो कि सामने आ चुकी है। लीगी रहनुमाओं ने मुशावरती इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तेफाक किया। मियां नवाज शरीफ से वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से तजावीज़ ली गई हैं। तो जाती उम्रा में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। लीगी रहनुमाओं ने मुशावरती इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तेफाक किया है। मियां नवाज शरीफ से वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से तजावीज़ भी ली गई है और गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से इन अखराजात को कम किया जा सकता है। तो सरकारी अखराजात है जिनको कम करने पर जो काबीना है उनमें मुशावरत हुई और इस बात पर इत्तेफाक भी किया गया। और इस हवाले से आपको बताया कि जाती उम्रा में जो होने वाली मुलाकात थी और इजलास था, उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। उस हवाले से बात करेंगे वकास खौरी से। वकास खौरी, अंदरूनी कहानी क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं ने मुशावरती इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक किया। मियां नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से तजावीज़ भी ली। इजलास में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने पर भी इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक IMF से जो मुज़ाकरात जारी हैं, इस हवाले से भी बातचीत हुई और जो वफाकी बजट है वो IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तफाक हो गया है। 3 घंटे तक ये तवील मुशावरती इजलास जो है वो रायबंड में जारी रहा, जिसमें आइंदा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम की तजवीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है वकास खौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं लीगी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास जो कि जारी था। आगे बढ़ते हुए बात करें, आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां की जा रही हैं। इब्तदाई तजावीज़ में अयाज सादिक बाजी ले गए हैं। सरदार अयाज सादिक के हल्के NA 120 के लिए रिकॉर्ड 119 तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ पेश की गई हैं। सरदार अयाज सादिक के हल्के NA 120 में हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के तरक्याती मनसूबों की तजावीज़ भी दी गई है। एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल के हल्के के लिए भी 22 तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। वाटर सप्लाई, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ के तरक्याती मंसूबों की जो है वो भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और तजावीज़ भी इस हवाले से दी गई हैं। इसके अलावा 22 तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ भी सामने आई हैं जो कि दी गई हैं। सरदार अयाज सादिक के हल्का NA 120 की बात की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इदरीस शेख से, लाहौर से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। इदरीस शेख, बताइएगा तजावीज़ जो दी गई हैं उनमें मजीद क्या बातें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के हवाले से जो है बजट की तैयारियों का सिलसिले में जारी है। तो अब तक जो महकमा खजाना पंजाब को और PND बोर्ड को तरक्याती बजट के हवाले से जो तजावीज़ पेश की गई हैं, उनमें सरदार अयाज सादिक की जानिब से सबसे ज्यादा 119 तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ पेश की गई हैं। और अयाज सादिक के NA 120 में हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के तरक्याती मनसूबों की तजावीज़ दी गई हैं। एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल के हल्के के लिए 22 तरक्याती मनसूबों की तजावीज़ पेश की गई हैं। इसके साथ साथ वफाकी वजीर जो है राना तनवीर हुसैन, उनकी जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 36 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की तजावीज़ पेश की गई हैं। सिलसिले में तलाल चौधरी की जानिब से 12, चौधरी बशीर महमूद विर की जानिब से 19 और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन के साथ नासिर इकबाल बोसाल की 5 तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ पेश की गई हैं। स्पीकर
पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान के हल्के PP 179 की 2 तरक्याती स्कीमों, रनसर हमीद और मरियम औरंगजेब के जो है हल्कों के लिए एक तरक्याती स्कीमों की इस सिलसिले में तजावीज़ पेश की गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के हवाले से जो है तमाम तर तैयारियां जारी हैं, जिनमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से जो तजावीज़ पेश की जा रही है उनमें सबसे ज्यादा सरदार आसादी की जानिब से तजावीज़ पेश की गई हैं। सरदार आसादी के जो हल्का है उसमें रामपुरा, पडाना रोड, हडियारा रोड, देवसानी रोड, रामपुर कला, कोरिया, ओपल रोड, मनाना कोट, अब्दुल्ला मनावा, तकीपुर, पडाना, हडियारा रोड, इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं जिनमें पठान के शामिल है, गुरकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयदरी शेख, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो विफाकी बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। अवाम ने बजट में रिलीफ के लिए उम्मीदें बांध ली हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आइंदा बजट में जो है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान करे, गरीब की जिंदगी आसान बनाने के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया जाए, महंगाई के तनासुब में तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बजट गरीबों के लिए क्या, हर चीज़ तो महंगी हो जा रही है, आटा, दालें, चीनी, हर चीज़ बाजार में बहुत महंगी मिल रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा, कारोबार हैगा कोई नहीं, खान पीन दी चीज़ां सस्तियां ज़्यादा होनी चाहिए, गैस बहुत महंगा। आटा, घ्यो, चीनी, दालां ये सस्तियां करन, गरीब आवाम नूं जिहड़ा ना रिलीफ मिलना चाहिए। सानू इस बजट से बहुत उम्मीद है कि आवाम नूं हुकूमत रिलीफ देगी। आवाम के लिए रिलीफ पैकेज इनको बनाने तो चाहिए, बट अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। सो मैं उम्मीद तो है कि मे भी कुछ बेहतर हो अगर ये कर दें तो। जैसे हालात उसमें तो नहीं लगता कि इस दफ़ा अच्छा बजट पेश आएगा, लगता तो ऐसे ही मजीद जो है महंगाई बढ़ेगी। पहले वफाक में होना चाहिए था, तो फिर सुबाई जो है बजट पेश करते हैं। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बजट तो जी बहुत अच्छा था और हमारी वफाकी हुकूमत को भी अल्लाह तौफीक दे कि इस जैसा बजट पेश करे। तो मुल्क से चीनी बरामद करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन लाहौर में इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में चीनी की बरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। तो इस हवाले से मुल्क से चीनी बरामद करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से फैसला किया जाएगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन लाहौर में इजलास की सदारत करेंगे और वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में चीनी की बरामद का जायजा भी लिया जाएगा। तो मुल्क से चीनी बरामद करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में चीनी के बरामद का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन लाहौर में इजलास की सदारत करेंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि जो चीनी है वो बरामद की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो मुल्क से चीनी बरामद करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से इशफाक मुगल से जान लेते हैं। इशफाक मुगल बताइएगा, कल इजलास तलब कर लिया गया है, इजाज़त मिलेगी या इजाज़त नहीं मिलेगी, एक डिबेट है, क्या फैसला होने जा रहा है? जी इशफाक मुगल, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, चीनी की बरामद के हवाले से क्या फैसला होने जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर सनअत व पैदावार जो है उन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास जो है लाहौर में तलब किया है, जिसमें जो है वो वज़ीर सनअत व पैदावार के अलावा जो है वज़ीर तिजारत इसमें शिरकत करेंगे, जबकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबरान जो है उसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस इजलास में जो है वो चीनी की बरामद की इजाज़त का मामला ज़िर गौर आएगा कि, लेकिन इससे पहले जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुल्क में चीनी के ज़खायर और आइंदा की तलब के हवाले से जो है वो इस पर ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जो है इसका फैसला किया जाएगा कि इसको चीनी की बरामद की इजाज़त दी जाए कि नहीं। इससे पहले जो है वो वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में जो है चीनी की बरामद का जायज़ा लेने का फैसला किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर से रद्द-ओ-बदल की बाज़गश्त है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान असम्बली ने वज़ीर सेहत और वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात पेशावर से हम जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। लिहाज अली, शिकायत के अंबार लगाए गए हैं, क्या शिकायत है बताइएगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो खैबर पख्तूनख्वा में दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है,
उनका एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी इजलास की सदारत की, जिसमें बजट के हवाले से अरकानी असम्बली की तजावीज़ ली गई। इस इजलास के दौरान कई अरकानी सूबाई असम्बली ने अपनी ही जमात के सूबाई वज़ीर सेहत और सूबाई वज़ीर इब्तदाई व सानवी तालीम के ख़िलाफ़ शिकायत के अंबार लगा दिए। दोनों वज़रा के मुतालिक ये बताया गया कि अगर उनको किसी उस्ताद या डॉक्टर के तबादले का कहा जाए तो उस पर अमल दरामद नहीं करते, बल्कि बसा औक़ात तो ऐसा हुआ है कि हमारे जो मुखालिफिन होते हैं उनके अहकामात के मुताबिक तबादले किए जाते हैं। इसीलिए सूबाई वज़ीर सेहत और सूबाई वज़ीर तालीम इब्तदाई व सानवी तालीम का इस हवाले से नोटिस लिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि दोनों सूबाई वज़रा दफ्तर में बैठने के बजाय कई दीगर तकरीबात में मौजूद होते, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होता है। इसके अलावा दोनों सूबाई वज़रा जो हैं वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। इसके अलावा जो दीगर कई वज़रा थे, जिनमें मशाल यूसुफ़ज़ई भी है, जिनके मुतालिक ये बताया गया कि वो अभी दफ्तर में मौजूद नहीं होते और उनके मुतालिक भी शिकायत की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकानी असम्बली को बताया कि काबीना में जो रद्द बदल होगा उसके मुतालिक हतमी फ़ैसला पार्टी की बानी चेयरमैन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो अरकानी असम्बली की शिकायत है उनको बारीक बीनी से देख रहे हैं और इस मुतालिक वो पार्टी की बानी चेयरमैन को आगाह करेंगे और हतमी फैसला। लिहाज अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC एना कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। 400 मीटर लंबा जहाज 19,668 कंटेनर्स लेकर कराची बंदरगाह पहुंचा है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज है जो कि कराची पर लंगर अंदाज हो चुका है। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पत्तोकी के नवाही इलाके ठट्टा कुमियाना खसरा से मुतासिरा बच्चों की तादाद 15 हो गई है। 6 रोज़ में मूजी मरज से जावाहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस देते हुए महकमा सेहत की टीमों ने मुतासिरा बच्चों को हस्पताल मुंतकिल कर लिया है। बताते चले आपको इस हवाले से कि तादाद 15 हो चुकी है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बताइएगा आप कैसी तबीयत है नियाज़ अहमद बच्चों की, और जो यहाँ पर जाँ भाग हुए हैं वो क्या कहते हैं? पत्तोकी के नवाही इलाका कमियाना ठट्ठा में खसरे की वबा फूटी है, जिसमें से 15 जो बच्चे हैं वो इस वबाई अमराज का शिकार हुए हैं, जिसमें से 6 दिनों में 6 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने नोटिस लिया है और यहाँ की जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो हरकत में आई हैं और वहाँ पे गाँव पे पहुँचकर बच्चों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया है, जहाँ पर इन बच्चों का इलाज जारी है। इस वक्त मेरे साथ तहसील अस्पताल के MS डॉक्टर फैसल नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप बच्चों की क्या हालत है? जी हमारे पास जो बच्चे अभी वार्ड में दाखिल हैं वो 9 बच्चे हैं और वो सारे बच्चे स्टेबल हैं, ख़तरे से बाहर हैं। उनको भी जो एक्टिव कंप्लेन है वो हाई ग्रेड फीवर है, तेज़ बुखार है, और बाकी जो टिपिकल जो रैशेज़ होते हैं मीज़ल्स के या खसरे की जो अलामत होती हैं जिसम पे निशानात होते हैं वो अभी इतने डेवलप नहीं हुए, लेकिन वो स्टेबल है। हमने उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स मेडिकेशन हर चीज़ कर दी हुई है। उनको हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट देख रहे हैं और इंशाल्लाह उनका अच्छे तरीके से हम जो है ना वो इलाज मुआवजा करेंगे। जी आपने डॉक्टर की बात सुनी, इनका कहना है कि अब तक 9 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे दाखिल हैं, उनका जो इलाज मुआवजा जारी है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और वो ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं। जी ठीक है नियाज़ अहमद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जुर्म दास्तान के हवाले से। तुम्हारा कुत्ता मुझ पर क्यों भौंका? गुजरावाला में कुत्ते के भौंकने पर हमसायों की लड़ाई हो गई। ईंटों, डंडों, थप्पड़ों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। खवातीन भी लड़ाई में कूद पड़ी। लड़ाई झगड़े में 3 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। गुजरावाला में कुत्ते के भौंकने पर हमसायों की लड़ाई हो गई। इस हवाले से बात करते हैं शफकत इमरान से। जी शफकत इमरान, क्या मामला है ये बताइएगा। ये बिल्कुल अदम बर्दाश्त की बात है कि कुत्ता के भौंकने की वजह से इस कदर लड़ाई बढ़ी है कि दोनों ने आज़ादाना एक दूसरे पर ईंटों और डंडों के वार किए हैं और 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया जो है वो थाना लद्देवाला वड़ायत के इलाके में पेश है। इस्लाम सिटी एक इलाका है
आप देख रहे होंगे फुटेज में कि कुत्ता भौंकता है, कुत्ते को मारता भी है, लेकिन जब वो बिल्कुल हमसाए हैं आपस में, और उस कुत्ते की इस वाक़े की वजह से दोनों हमसायों में इस कदर लड़ाई हुई है कि दोनों ने एक दूसरे पर ईंटें मार मार के उनको जख्मी कर दिया है। बीच में खवातीन भी आ गई हैं और खवातीन ने भी आगे झगड़ा शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो कुत्ता उस पर भौंका और कुत्ता मुसलसल भौंकता रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद उसका नतीजा ये निकला कि 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों हमसायों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है। बस छोटी सी बात थी, अगर वो बर्दाश्त कर लेते तो शायद ये वाकया ना पेश आता, लेकिन पुलिस ने दरखास्त लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि कारोबार ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है अदनान अजीज़, कराची से लोड शेडिंग की सूरत हाल के बारे में समिया खुर्शीद बताएंगी, जबकि पेशावर से जमील खान हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। अदनान अजीज़ बताएगा, लाहौर में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, गर्मी के दौरान जो है वो बिजली की गैर एलानिया बंदिश और तकनीकी ख़राबियों के बायस से जो लेस्को का तरसीली निज़ाम है वो शदीद मुतासर हुआ है। इस वक्त जो लेस्को की जो तलब है बिजली की वो 3900 मेगावाट तक पहुँच चुकी है, और लेस्को की जानिब से जो लॉसेस वाले फीडर हैं वहाँ पर 2 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो हाई लॉसेस फीडर है वहाँ पर जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो तकरीबन 8 घंटे तक जारी किया गया है। और लेकिन दूसरी जानिब जो लेस्को के जो ट्रांसफार्मर हैं वो 80% ज़ायद जो है वो ओवरलोड है, और कंजस्टेड एरिया में भी ट्रांसफार्मर का जलना मामूल बन चुका है। और ट्रांसफार्मर जलने के जो वाक़यात हैं उनमें भी होशरबा इजाफा हुआ है, क्योंकि लेस्को के पास सामान की शदीद किल्लत के बायस इनके पास नए ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, और जो फील्ड स्टाफ है, जो फील्ड मुलाजमीन हैं, वो अपनी मदद आपके तहत जो ट्रांसफार्मर हैं वो रिपेयर कराने में मसरूफ़ हैं। ना ही जो शटडाउन के नाम पर जो तारें थी उनको तब्दील किया गया, लेकिन इस वक्त गर्मियों में आवाम को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना। अदनान अजीज़, अभी कराची का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर समिया खुर्शीद है। समिया खुर्शीद, कराची में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है इस सख्त गर्मी में? जो शहरियों को तंग करने में के इलेक्ट्रिक जो है वो सबसे आगे है, और बिजली गैर एलानिया और एलानिया जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कराची के 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मैं इस वक्त कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ, और यहाँ पे मकीन लाइन्स एरिया हैं, और हम उनसे यही जानेंगे कि कितने घंटे लाइट जाती है, और लाइट जाने के बाद किन मसाइल का आपको सामना होता है। ये 3 घंटे 4 घंटे से वैसे रोज़ की लाइट ले रहे। दूसरी वजह ये, ना रात को लाइट होती है ना दिन में लाइट है। अभी भी आप आइए तो लाइट है ही नहीं। ये सुबह 6 बजे की लाइट गई हुई है, ये अंदाज़ा लगाएं। रात में भी जो ना। ठीक है, ये कराची की सूरत हाल है जो कि हमें समिया बता रही थी। पेशावर का रुख करते हैं, जमील खान हमारे साथ हैं। जमील खान, पेशावर में लोड शेडिंग किस मामूल के तहत हो रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, यकीनन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम जो है गर्म होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, मुश्किलात कितनी है लोड शेडिंग से? सर ये लोड शेडिंग की ये मुश्किलात है कि मतलब ज़रा पेशावर में अगर हवा भी चलती है ना तो 2 दिन के लिए बिजली गायब हो जाती है। अगर बारिश होती है तो 4 दिन के लिए बिजली गायब हो जाती है। मतलब एक बारिश के साथ हमारी 4 दिन बिजली नहीं होती। छोटे छोटे शदीद परेशानी से 2-4 हैं और लोड शेडिंग से बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया जमील खान, समिया खुर्शीद और अदनान अजीज़ हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। नॉन रजिस्टर्ड और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की निशानदही के लिए मुआहिदा 5 माह बाद भी न हो सका। NHA, मोटरवे पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के दरमियान MOU साइन किया जाना था। इस हवाले से दिलीप शेख हमें बताएंगे। जी दिलीप शेख, आगाह कीजिएगा।
सिविल 5वां गुजर जाने के बावजूद जो है नॉन रजिस्टर्ड जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की निशानदेही के लिए एमओयू साइन नहीं किया जा सका। नेशनल हाईवे मोटर पुलिस और एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के माबैन एमओयू साइन नहीं किया जा सका। साबिक निगरान ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें, गूगल ने YouTube म्यूज़िक के नाम से एक अलग सर्विस मुतारिफ करवा दी है। YouTube म्यूज़िक में अब आपको बताएं कि गाना तलाश करना मुमकिन नहीं होगा। वीडियो एप्लीकेशन YouTube में फीचर YouTube म्यूज़िक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गुनगुनाने की आवाज़ को असल रिकॉर्डिंग से मैच करेगा, जिसमें सारिफीन महज गुनगुनाकर और गाने की धुन बजाकर भी अपना पसंदीदा गाना तलाश कर सकते हैं। YouTube में मैग्नीफाइंग ग्लास के आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर माइक्रोफोन आइकन के बराबर में व्यू फॉर्म आइकन पर क्लिक करने पर गाना गुनगुनाएं या उसकी धुन बजाएं, जिसके बाद फुल स्क्रीन रिजल्ट पेज पर गाने का नाम और दीगर तफसीलात सामने आ जाएंगी। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को हादसा, बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज के हेलीकॉप्टर से जख्मियों की मुंतकिली जारी है। हादसे में 28 मुसाफिर जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। डीसी वाशिक ने कहा कि लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए। 6 शदीद जख्मियों को CMH खुस्तार मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बताइएगा, हादसे में 28 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, क्या तफसीलात हैं? देखें, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, ये सुबह 5 बजे के करीब और इससे कुछ पहले पेश आया था जिला वाशिक में बेसना के करीब। तो इसमें अब मजमूई तौर पर जो जांबा अफराद है उनकी तादाद 28 हो गई है और 26 के करीब लोग जख्मी हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। तो जो जख्मी हैं उनको बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर है और पाक फौज के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके जरिए खुददार और कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। इनमें से बाज़ जो जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिसके पेश नज़र इस बात का इम्कान है कि ये जो हलाकतें बढ़ सकती है। जो सरकारी हुक्म है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इसकी इब्तदाई वजह ये बताया कि इस बस का जो है ना वो टायर फट गया था, जिसके बायस ये बेकाबू हो गया और इसके नतीजे में पहले पहाड़ से बस टकरा गई और उसके बाद एक पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 28 अफराद जो है ना इसमें जांबाक हो गए हैं। और जांबाक होने वालों में MBBS के 2 तालिब इल्म भी शामिल हैं और जो तुर्बत यूनिवर्सिटी के। ठीक है मोहम्मद कासिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, वफाकी दारुल हुकूमत में ग्रीन बेल्ट्स और मारगला की पहाड़ियों में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। CTA हुकाम ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नोटिस पर रिपोर्ट जमा करवा दी है। ज़्यादातर वाक़यात में इंसानी गफलत अहम वजह करार। मज़ीद तफसीलात राना उस्मान मुजफ्फर से। राना उस्मान, बताइएगा रिपोर्ट में मज़ीद क्या लिखा है? जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो वफाकी दारुल हुकूमत में आए रोज़ मारगला की पहाड़ियों और इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर आग लगने के वाक़यात जो है उसमें इजाफा देखा गया है। इसी हवाले से जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस वाक़यात का नोटिस लिया गया था और फौरी तौर पर तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म भी दिया गया था। जो शीशे की बोतलें पड़ी होती हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो आग पकड़ लेती हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आई कि जो कई जगहों पे जैसे कि मारगला की पहाड़ियों में ये बात सामने आई है कि जो करीबी गांव हैं वहाँ के लोग भी मुलव्वस होते हैं ज़राए के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर दरख्त काटे जाते हैं और दरख्त काटने के बाद जो है वो आग लगा दी जाती है। तो इस रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आई कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई और कितने लोगों को पकड़ा गया, क्योंकि जो महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ का जो अमला है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इतना बड़ा एरिया जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं इसको कवर नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से बातें तो की जाती हैं लेकिन कोई बड़ा इकदाम जो है वो नज़र नहीं आता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, कराची के इलाके मंगूपीर नया कासिमाबाद के करीब चुरंगी पर नस्ब मीनार गाड़ियों पर जा गिरा। हादसे में सड़क से कार और रिक्शा मुतासिर हुए, एक शख्स जख्मी भी हो गया। पुलिस के मुताबिक चुरंगी पर नस्ब मीनार खस्ता हाली के बाइस गिरा है।
आपको बताएं मीनार गिरने से सड़क से गुजरने वाला रिक्शा और एक कार मुतासिर हुए, एक शख्स भी जख्मी हो गया। मंगूपीर नया कासिमाबाद के करीब चुरंगी पर नस्ब मीनार जो था वो गाड़ी पर गिर गया और नीचे एक रिक्शा भी मौजूद था और एक शख्स जो कि उसके अंदर जख्मी भी हुआ है। कराची का इलाका है मंगूपीर नया कासिमाबाद, उसके करीब चुरंगी पर नस्ब मोनूमेंट जो कि गाड़ियों पर जा गिरा और नस्ब मीनार नुमा मोनूमेंट खस्ता हाली के बायस गिरा है। पुलिस अचानक पेश आए हादसे में सड़क से गुजरने वाली कार और रिक्शा मुतासिर हुए हैं। पुलिस पहुंच गई और हादसे में एक शख्स मामूली जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और खस्ता हाली के बायस ये गिरा है। इसके अलावा उसका शिकार होने वाली एक कार और रिक्शा जो कि उससे मुतासिर हुए हैं। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात तेज कर दी है। इसके अलावा एंटी थेफ्ट सेल का अहम रिकॉर्ड, सेल के अखराजात और गाड़ियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। बात करते हैं सरफराज काइम खानी से। सरफराज काइम खानी, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी मरियम, देखें कि वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर होने वाली करप्शन पर महकमा एंटी थेफ्ट ने तहकीकात को तेज कर दिया है। एंटी थेफ्ट सेल का अहम रिकॉर्ड जो है तलब कर लिया है, जबकि एंटी थेफ्ट सेल के अखराजात और कार्रवाइयों की तफसीलात भी मांग ली है। एंटी करप्शन की जानिब से जो है वाटर कॉरपोरेशन के 3 अफसरान मोहम्मद दिलावर, जहीर शेख और मिर्जा उबैदुर रहमान का पर्सनल रिकॉर्ड भी मांग लिया है। वाटर कॉरपोरेशन में बदउनवानी की तहकीकात रुकवाने के लिए जो मुख्तलिफ तरीकों से दबाव भी डाला जा रहा है, जो जराए एंटी करप्शन के बता रहे हैं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सरफराज काइम खानी। FBI अफसरान ने ताहाल कारोबारी अफराद को रिफंड ना दिया। 2021 अप्रैल से 2024 तक रिफंड 9,874 दरख्वास्तों में से सिर्फ 31,480 दरख्वास्तों पर फैसला हो सका। रिफंड किस टैक्स पर बनता है और उससे मिलने का तरीक़ाकार क्या होता है, ये सूरत हाल हम जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, बताइएगा इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कारोबारी अफराद हैं उनके पास इस वक्त जो कारोबारी रकूम है उनकी कमी का सामना है, उनको लिक्विडिटी क्रंच जिसको कहते हैं। और ये इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि जो उनके रिफ़ंड हैं FBR में रुके हुए हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और दूसरी मद के अंदर जो एडवांस टैक्स ले लिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जब वो अपना टैक्स जो बनेगा उनका साल के बाद वो एडजस्टमेंट होगी तो बाकी उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये जो रिफ़ंड हैं ये उनके कुछ तकरीबन अरबों खरबों रुपए के रुके हुए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 4 साल की बात की जाए तो तकरीबन 93,874 दरख्वास्तें जा चुकी हैं रिफ़ंड के हवाले से। और इन 4 साल के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ 31,000 दरख्वास्तें निपटाई गई हैं, यानी निसब से भी कम। अब इस 4 सालों के दौरान उनको 73 अरब और 37 करोड़ के रिफ़ंड दिए गए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 4 साल के दौरान जो उनकी दरख्वास्तें हैं उनको निपटा देना चाहिए। अब वो बेचारे पहले जाते हैं FBR के पास, वहाँ से सुनवाई नहीं होती, फिर वो अदालतों में चले जाते हैं। बाद जो है वो टैक्स मोहतसिब का एक अदारा बनाया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स के मामला जो है कारोबारी लोगों के और FBR के वो देखता है, उस वहाँ भी गए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद शुक्रिया अशरफ मेहताब अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी, वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हम जो हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि
और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंत, उसकी कुछ कहानी है। बाकी कुछ हमारे पीटीआई के नैरेटिव के बारे में कुछ मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं और हमें पता है कि उनके पीछे कौन सी ताकतें कारफरमा हैं। एक तो 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। आप दोस्तों में से जिन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, और मैंने आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल हु गॉट ए कॉपी वेरी अर्ली, और मैंने वो पढ़ी है, उसमें कहीं भी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि बसा कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी। इट वॉज़ अ फेलियर ऑफ द लीडरशिप। और उसमें एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान, आगा मोहम्मद याया खान, कि उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और रियासत के दो टुकड़े हुए। ये उस वक़्त की कहानी है 1971 की, जब एक शख्स, एक मुतलकुल अनान हुक्मरान ने अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और 54% ऑफ द रियासत जो थी वो सीट कर गई, वो इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया, विच इज़ कॉल्ड बांग्लादेश नाउ। सो पैरेलल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस वक्त में और आज के वक्त में कर रहे हैं कि आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से उसने भी रियासत को दाव पर लगाया हुआ है। हम इस जोम में हैं कि मशरिकी पाकिस्तान 1000 मील दूर था और शायद वहाँ लड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था जितना कि यहाँ होगा। हम इस जोम में हैं कि हम यहाँ मुल्क का कोई हिस्सा जो है वो ससीड नहीं करने देंगे या वो अलग नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दायराना नज़र डालें तो इस वक्त पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ हैं। 4 आपके प्रोविंसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। इनमें से आज़ाद कश्मीर रेस्टिव है, गिलगित बल्तिस्तान रेस्टिव है, बलूचिस्तान अरसा दराज से रेस्टिव है, केपी जो है वो लिटरली एज के ऊपर है। तो क्या अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान की शक्ल पंजाब और सिंध की शक्ल में देखनी है? और जो शख्स अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और अपनी डिक्टेटरशिप को फर्दर परपेचुएट करने के लिए जिसने रियासत का फ्यूचर इसके ऊपर लगाया हुआ है, क्या हम उसको वो ये काम करने देंगे जो वो काम कर रहा है इस वक्त? क्या हमारी अदालतें और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे कि मुल्क के ऊपर जो स्टैंगल होल्ड है डिक्टेटरशिप का उसको ख़त्म किया जाए और आइन और कानून और जमहूरियत को बहाल किया जाए इस मुल्क पे? इस मुल्क का फ्यूचर क्या डिक्टेटरशिप से लिंक्ड है या आइन और कानून के साथ लिंक्ड है? कोई भी रियासत दुनिया में आजकल के ज़माने में ऐसी नहीं है जो कि डिक्टेटरशिप के बलबोते के ऊपर आगे चल सकती है। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शक्ल में वहाँ आइन और कानून की हुकूमत होती है। ये पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है इस वक्त जिसने कम से कम पिछले 2 साल में ना सिर्फ कि आइन और कानून का टोटल फुकदान नज़र आया है, बल्कि ब्रेजन जिसे कहते हैं, ब्रेजन तरीके से उसको वेंडलाइज किया गया है। पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स में 1947 के बाद से जो 4 डिक्टेटरशिप आई हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि जब वो टेक ओवर करते थे तो आइन को या तो एब्रोगेट कर देते थे या सस्पेंड कर देते थे, मोस्टली एब्रोगेट कर देते थे। जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया और फिर अदलिया के ज़रिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उसको लेजिटिमाइज़ कर लेते थे, अपना इक़्तिदार जो है वो लेजिटिमाइज़ कर लेते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिर अपने आप को लेजिटिमाइज़ कराने के लिए पाकिस्तान को आग में झोंका जाता था। वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ाई हो अंडर ज़ियाउल हक या वो मुशर्रफ के दौर में आवर वॉर ऑन टेरर हो, अमेरिका की वॉर, उसका हिस्सादार, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने सफ़र किया। आज पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली कैप्टिव होया हुआ है, लिटरली पेनीज के लिए वो अब अपना कशकोल लेके सारी दुनिया में फिर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स हैं। और ये 2 लड़ाइयाँ हैं अदर दैन दो स्मॉल वॉर्स, लेसर इंपॉर्टेंट वॉर्स जो कि पाकिस्तान ने लड़ी। आज इस खित्ते के ऊपर आप नज़र डालें तो जो अमेरिका एक और लड़ाई यहाँ लड़ने की तैयारी कर रहा है और वो लड़ाई है कंटेन चाइना की लड़ाई, और पाकिस्तान इनडायरेक्टली उसका भी हिस्सा, उसमें भी अपना हिस्सा डालने की तैयारी कर रहा है। अगर ये होता है तो पाकिस्तान का अपना वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ेगा। वो ऑलरेडी कोई ज़्यादा सेफ नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म की लड़ाई में अगर पाकिस्तान हिस्सेदार बनता है तो वो
पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली जो हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शख्स वाहिद की ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, अपने इक़्तिदार को तवालत देने का जो उनका एक इन्फैचुएशन है उनका, उसके साथ है। उससे मुल्क ने सफ़र किया है, उससे मुल्क अभी भी सफ़र कर रहा है और सफ़र करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये इन्फैचुएशन विद डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं होती और आइन और कानून को बहाल नहीं किया जाता। सो ये लड़ाई हमने लड़ी है, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं होता। अभी कोई 203 मुकदमात है खान साहब की ज़ात के ऊपर और वो मुकदमात जो हैं वो अपनी स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं उसके उससे गुज़र रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जी आई नो मैं हाँ एक सेकंड और जो मैं भूल गया था इसमें, इन्हीं मुकदमात में चूँकि इनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा तो इन्होंने मलिक रियाज को जो बैरिया टाउन के आर्किटेक्ट हैं उनको ऊपर पिछले साल सवा साल से बहुत प्रेशर डला हुआ था। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर भी इल्म था कि किस तरीके से उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त खुदा अपना खौफ डाल देता है लोगों के दिलों में, शायद उसके दिल में भी खौफ डला और उसने कहा कि मैं इसका एक पॉलिटिकल जो एक यहाँ लड़ाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनूँगा। उसकी आपको पता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बहुत से एक्शन लिए गए हैं। कल रात को बैरिया टाउन रावलपिंडी में एक असॉल्ट भी किया गया, एम्बुश किया गया और वहाँ सील कर दिया गया उस घर को और रिकॉर्ड जो था वहाँ का सारा वो कब्ज़े में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक मलिक रियाज की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी सूरत में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूँगा, मैं अपना बिज़नेस जो है वो जारी रखूँगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक 3 दिन पहले मेरा ख्याल आज भी वो दुबई में ही है, जनाब सदर पाकिस्तान भी गए हैं वहाँ और सुना है कि ज़ाती तौर के ऊपर भी उन्होंने उससे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अब भी प्रेशराइज़ करने में कामयाब ना हों। तो ये वो मुहरकात हैं दोस्तों जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि फॉल्स, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस रजिस्टर किए खान साहब के ख़िलाफ़। वो छोटी अदालतों से बज़ोर शमशीर उन्होंने फ़ैसले ले लिए, लेकिन जब बड़ी अदालतों में पहुँचे तो वो सस्टेन नहीं कर सके, सब एक एक करके क्रैश कर रहे हैं। और अब ये और फेक किस्म की शहादतें मलिक रियाज की हों या कुछ और लोगों की हो, और जैसे ये खावर मानिका जैसे गिरे हुए घटिया लोग जो हैं इनकी शहादत हो, उसको 4-3 महीने इन्होंने पकड़ के रखा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन 3 महीनों में उसके साथ क्या सलूक रखा गया होगा। और आज वो कैनरी की तरह वहाँ बाहर निकला हुआ, वो एक singing a song on a tune that is provided by the power wielders। तो ये मुकदमे तो सस्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो सवाल है सबसे बड़ा कि जी अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते और हमें लग रहा है कि जो बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली तो हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कुव्वतें बैठी हुई हैं उनको ये मामलात बिल्कुल ठीक लग नहीं रहे। और कल आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉडुलेंट प्राइम मिनिस्टर की आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ की है, जिसमें उन्होंने इंतहाई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है उन जजेस के बारे में जो कि आज़ादाना फ़ैसले करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। आपको याद होगा जस्टिस कयूम के साथ स्पीच, या फिर वो जो रफ़ीक तारड़ साहब को जो ब्रीफ केस दे के भेजा गया था बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ख़रीदने के लिए, उन्होंने ख़रीदी, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, ये सब कुछ इनका खासा रहा है। और आज भी ये जस्टिस को ख़रीदना चाहते हैं, कहते हैं ये लोग जजेस ख़रीदते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा अमल जो है वो नज़र आ रहा है कि जी कुछ जज साहिबान जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और जो हो रहा था उनके साथ वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में बयान किया है। उनको देखते हुए कुछ और जज साहिबान जो हैं उनमें भी हिम्मत आई है और वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो ट्राइब है ये इसका साइज़ बढ़ेगा वक्त गुजरने के साथ साथ। और यही चीज़ है जो कि साहिब इक़्तिदार लोगों को, डिक्टेटर्स को परेशान कर रही है कि अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है तो खान साहब तो बाहर आ जाएंगे, और खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनके जो इक़्तिदार के ऊपर इनका सूरज जो है वो गरूब हो जाएगा फौरी। उस शख्स की एक उंगली की सिर्फ वो आज भी
जेल में बैठा हुआ है और वो एक्सरसाइज कर रहा है रिस्ट्रेंट कि मैं नहीं चाहता कि मैं जेल से पब्लिक प्रोटेस्ट की कॉल दूं, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट अगर होगा तो उसमें स्ट्रीक ऑफ वायलेंस भी आ सकती है और वो नहीं चाहता कि वायलेंस हो इस मुल्क में, बिकॉज मुल्क बहुत कमज़ोर है, सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी जान के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की अभी भी उसको परवाह है। जब भी मैं जाता हूँ मिलने तो वही बात करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि हम भी बिल्कुल नहज के ऊपर पहुँचे हुए हैं। हमारी जो सपोर्ट बेस है वो हमारे ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है, हमें प्रेशराइज़ कर रही है और हमें गालियां दे रही है कि जी आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कॉल कन्वीन करते। अगर आप लोग, आई एम श्योर आप सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी सयाह सुनैर कम्बो के हुक्म से शिकवे उन्होंने बाबूसर जाने वाले रास्ते के हवाले से बात करते हुए कहा कि सड़क टूट फूट का शिकार है, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जबकि रूट परमिट का बहाना बनाकर सयाहों की गाड़ी का चालान किया जाता है। ऊपर मौजूद हूँ, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दयामर वाली साइड से रह गया है बाबूसर खुलने को। मैं गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी नहीं पूरी पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान इसको इधर से भी जल्दी जल्दी खोल दें, मानसेरा साइड से भी जल्दी जल्दी खोल दें, क्योंकि नीचे से एक तो सफर है तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा, नंबर 2 बादशाह और दासू डैम रोड इंतहा से ज्यादा टूटी। इससे बढ़ के पूरे रोड के ऊपर देखें, हमारे मुल्क की 7-8 माह टूरिज्म उसके ऊपर डिपेंड करती है, बावजूद इसके पूरे रोड के ऊपर टूरिज्म की सर्विसेज अच्छी तरह मुयस्सर नहीं। हजारा मोटरवे से लेके गिलगित बल्तिस्तान शुरू होने तक सिर्फ रूट परमिट की मद में 5 से 6 चालान हर टूरिस्ट के होते। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।